सभी को नमस्कार। राजकीय महाविद्यालय के YouTube चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक का अध्ययन करेंगे उसका नाम है मांग की लोच को मापने की विधियाँ, मेथड्स ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हमने अध्ययन किया कि मांग की जो लोच होती है, यानी कीमत में परिवर्तन के कारण या आय में परिवर्तन के कारण या स्थानापन्न वस्तु में परिवर्तन के कारण मांगे की मात्रा में जो परिवर्तन होता है, जब हम उसकी डिग्री को नापते हैं तो उसको मांग की लोच कहा जाता है। उसमें हमने देखा कि उसकी 5 श्रेणियां थी: इकाई से अधिक, इकाई से कम, इकाई के बराबर, पूर्णतया लोचदार और पूर्णतया बेलोचदार। अब ये तो हमने इसके सारा अध्ययन कर लिया। अब जो ये मांग की लोच है, इनको मापने की जो विधियां हैं, मेथड्स क्या क्या हैं जिससे इसको नापा जा सकता है, हम इसका अध्ययन करेंगे आज। मुख्यतया इसकी 2 विधियां हैं। पहली विधि होती है वो है आपकी फ्लक्स की प्रतिशत विधि, और दूसरी जो विधि है वो मार्शल की कुल व्यय विधि। तो इन्हीं दोनों विधियों का आज के लेक्चर में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे फ्लक्स की प्रतिशत विधि। फ्लक्स की जो प्रतिशत विधि है उसमें वो क्या करता है कि कीमत में जो प्रतिशत परिवर्तन होता है उसकी तुलना वो मांग में होने वाले परिवर्तन जो कि प्रतिशत में हो रहा है उससे करता है। यानी कीमत में प्रतिशत कमी या वृद्धि हुई, उसके कारण मांगी गई मात्रा में प्रतिशत कमी या वृद्धि हो रही है, उसका अध्ययन किया जाता है फ्लक्स की प्रतिशत विधि के अंदर। और उसमें परिवर्तन कितना कितना हो रहा है उसके आधार पर उसके उन्होंने प्रकार बताए हैं। तो हम शुरू करते हैं। पहला मेथड, फ्लक्स परसेंटेज मेथड। फ्लक्स परसेंटेज मेथड क्या कहता है? कीमत में प्रतिशत परिवर्तन की तुलना मांग में प्रतिशत परिवर्तन से करते हैं। यानी कीमत बढ़ेगी तो मांग कम हो जाएगी, कीमत कम हुई तो मांग में वृद्धि हो जाएगी। अब इनमें परिवर्तन आपस में कितना हो रहा है, इसका जब अध्ययन किया जाता है प्रतिशत के रूप में, तो वो कहलाती है फ्लक्स की प्रतिशत रीति। अब जो परिवर्तन होगा उसकी अलग अलग कैटेगरी होगी। तो पहली क्या होगा? यदि कीमत की अपेक्षा मांग में जो परिवर्तन हो रहा है, और परिवर्तन कैसा? प्रतिशत परिवर्तन। यदि कीमत की अपेक्षा मांग में प्रतिशत परिवर्तन अधिक हो रहा है कीमत की तुलना में, तो इसे क्या कहा जाएगा कि ये मांग कैसी है? अधिक लोचदार है, यानी मोर इलास्टिक व्हेन चेंजेस इन प्राइस इज लेस देन चेंजेस इन क्वांटिटी। यानी प्राइस में जो चेंजेस हो रहा है वो तो कम है, और क्वांटिटी जो मांगे की मात्रा में परिवर्तन हो रहा है वो क्या है? ज़्यादा है। तो इसको मांग से अधिक लोचदार कहा जाएगा, मोर इलास्टिक। क्यों? अब आप समझने की कोशिश कीजिए इसको कि प्राइस में थोड़ा सा ही चेंज हुआ, लेकिन मांगी गई मात्रा में क्या हो गया? अधिक चेंज हो गया। यानी लोचदार यानी परिवर्तनशील है, तभी तो चेंज हो रहा है, तो हम कह सकते हैं इसको अधिक लोचदार या मोर इलास्टिक। इसका दूसरा जो प्रकार आता है वो क्या है? यदि बराबर है परिवर्तन। बराबर कैसे? यानी जितना कीमत में परिवर्तन हो रहा है उतना ही मांगी गई मात्रा के अंदर प्रतिशत परिवर्तन हो रहा है। ध्यान ये रखना है कि परिवर्तन कैसा हो रहा है? प्रतिशत के अंदर। यानी जब कीमत में परिवर्तन और मांगी गई मात्रा में परिवर्तन बराबर है तो उसको क्या कहा जाएगा? लोचदार कहा जाएगा। यानी जितना कीमत में चेंज हुआ उतना ही क्या हो गया? मांगी गई मात्रा में चेंजेस, तो इसको कहा जाएगा इलास्टिक या लोचदार। अगर परिवर्तन ज़्यादा हो रहा है तो अधिक लोचदार, मोर इलास्टिक। तीसरी कैटेगरी क्या? उसका परिवर्तन कम होगा। यदि कीमत में परिवर्तन मांग में प्रतिशत परिवर्तन की अपेक्षा अधिक है, यानी प्राइस में जो चेंजेस हो रहा है वो क्या है? मोर देन है किससे? क्वांटिटी में जो चेंजेस हो रहे हैं उससे, तो इसको क्या कहा जाएगा? मांग कम लोचदार है। यानी कीमत में तो क्या हो रहा है? परिवर्तन ज़्यादा हो रहा है, लेकिन मांगी की मात्रा में परिवर्तन उसकी तुलना में कम हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा आपका? लेस इलास्टिक, या मांग क्या है आपकी? कम लोचदार है, तो इसको कम लोचदार कहा। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। यदि तो थोड़ा टेक्निकल इशू आ गया था, तो हम देख रहे थे कि इसका तीसरा जो मेथड है वो, यदि कीमत में जो प्रतिशत परिवर्तन हो रहा है वो मांग में प्रतिशत परिवर्तन की अपेक्षा अधिक है, यानी कीमत में चेंजेस ज़्यादा हैं जबकि क्वांटिटी में चेंजेस कम है, तो ये आपका कहा जाएगा कम लोचदार या लेस इलास्टिक इसको बोला जाएगा। अब इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा हम देखते हैं।
यहाँ लिखा गया है ईडी यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू मांग में प्रतिशत परिवर्तन डिवाइडेड बाई कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। यानी जब हम जो क्वांटिटी है उसमें जो परसेंटेज चेंजेस है उसको हम डिवाइड कर देते हैं प्राइस में जो परसेंटेज चेंजेस है उससे, तो हमारे पास क्या आता है, ईडी या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकल के आता है। एक एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे कि मांग में परिवर्तन कितना हुआ आपका 20% और कीमत में परिवर्तन कितना हुआ 10। इसे डिवाइड किया तो आपके पास क्या निकल के आया, 2:1 हो गया ये। अब दूसरा इसका एग्जाम्पल जो है वो हम लेते हैं कि प्राइस में भी चेंज कितना हुआ 10% और मांगी गई मात्रा में भी परिवर्तन कितना हुआ 10%, तो 10 को 10 से डिवाइड किया तो 1:1। और तीसरा जो इसका एग्जाम्पल है उसमें मांगी गई मात्रा में परिवर्तन तो कितना हुआ 10 और कीमत में कितना परिवर्तन है 20, तो ये हो गया 1/2। अब इसको आप जो आपको तीनों मेथड बताए गए हैं उसमें आप पुट करने की कोशिश कीजिए। पहला हमने क्या समझा कि कीमत में परिवर्तन तो कम हो रहा है लेकिन मांगी गई मात्रा में परिवर्तन अधिक हो रहा है। तो कीमत में कितना हो रहा है पहले में 10% और मांगी गई मात्रा में 20%, यानी कीमत की तुलना में मांगी गई मात्रा ज़्यादा परिवर्तित हो रही है। तो इसको क्या कहा जाएगा, मोर इलास्टिक, अधिक लोचदार या इकाई से अधिक लोचदार। दूसरा हमने देखा कि जितना कीमत में परिवर्तन हो रहा है उतना ही मांगी गई मात्रा में परिवर्तन हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, दोनों में बराबर है 10% और 10%, यहाँ 10% मांग में वृद्धि हो गई क्योंकि कीमत 10% से कम हो गया, दोनों में परिवर्तन सेम हो रहा है। तो ये आपका क्या कहलाया जाएगा, इलास्टिक या इकाई के बराबर लोचदार। तीसरा हमने इसमें अध्ययन किया था कि जब कीमत में जो चेंज हो रहा है वो ज़्यादा हो रहा है किसकी तुलना में, मांगी गई मात्रा की तुलना में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस में तो 20% हो रहा है लेकिन मांगी गई मात्रा में 10% का ही परिवर्तन हो रहा है। तो ये क्या कहलाएगा, लेस इलास्टिक या इकाई से कम लोचदार। तो ये थी इसकी पहली विधि आपकी, कौन सी, फ्लक्स की प्रतिशत विधि। फ्लक्स की प्रतिशत विधि क्या कहती है कि कीमत में प्रतिशत परिवर्तन की तुलना हम किससे करते हैं, मांगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन जो हो रहा है उसकी तुलना उससे की जाती है। और इसका कौन से इसके कितने पार्ट हो जाते हैं, 3, मोर इलास्टिक, इलास्टिक और लेस इलास्टिक। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपका। चले हम दूसरी विधि के ऊपर। दूसरी विधि आपकी आती है मार्शल की कुल व्यय विधि। मार्शल की कुल व्यय विधि क्या कहती है कि कीमत में परिवर्तन से पहले और कीमत में परिवर्तन के बाद में होने वाले कुल व्यय की तुलना के आधार पर हम क्या करते हैं, मांग की लोच का निर्धारण करते हैं। मार्शल ने मांग की लोच को मापने के लिए क्या किया कि कीमत के परिवर्तन से पहले आप टोटल एक्सपेंसेस कितना कर रहे थे वस्तु को खरीदने के ऊपर, और कीमत परिवर्तन के बाद में आपका टोटल एक्सपेंसेस कितना हो रहा है उस गुड्स को परचेज करने के ऊपर। इन दोनों की तुलना करके उसके आधार पर यह फाइनल किया जाता है कि ये मांग की लोच कैसी है, इलास्टिक है, मोर इलास्टिक है, लेस इलास्टिक है। तो इसके आधार पर देखा जाता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, कुल व्यय विधि, मार्शल की कुल व्यय विधि। यानी कीमत परिवर्तन के बाद और कीमत परिवर्तन से पहले दोनों के कुल व्यय की तुलना की जाती है, उसके आधार पर इसकी इकाई फाइनल की जाती है। अब इसकी भी क्या है, 3 कैटेगरी हैं। पहली कौन सी है आपकी, लोच क्या है, मांग की लोच इकाई से अधिक होना, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1, इज ग्रेटर देन 1, पहली इकाई। इसमें क्या होता है कि जब कीमत में तो परिवर्तन जो हो रहा है या कीमत में जो एक तरह से कमी हो रही है उसमें तो कम हो रहा है लेकिन कुल व्यय उसकी तुलना में बढ़ रहा है। यानी जब किसी वस्तु की कीमत में कमी होने पर कुल व्यय की मात्रा बढ़ जाती है, कीमत तो कम हो रही है, माइनस का साइन से समझाया गया आपको, और कुल व्यय क्या हो रहा है आपका, बढ़ रहा है। यानी कीमत कम होगी तो आप क्या करोगे, व्यय ज़्यादा ही करोगे। और कीमत वृद्धि से कुल व्यय में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। जब किसी वस्तु की कीमत में कमी होने से उस पर कुल व्यय की मात्रा बढ़ती है या कीमत में वृद्धि होने से कुल व्यय की मात्रा घटती है, तो इसको क्या कहा जाएगा, इकाई से अधिक लोचदार कहा जाएगा। अब लोच से आप ये कंफ्यूज मत होना कि जैसे कीमत कम हो रही है तो कुल व्यय बढ़ रहा है, ये तो लोचदार है। लेकिन लोचदार का मतलब होता है परिवर्तन होना, किस दिशा में हो रहा है ये मायने नहीं रखता, पॉजिटिव हो रहा है कि नेगेटिव हो रहा है ये नहीं देखना हमें। यानी कीमत कम होगी तो कुल व्यय बढ़ेगा, कीमत जब बढ़ रही है तो कुल व्यय क्या होगा, कम हो रहा है, लेकिन परिवर्तन तो हो रहा है ना, उसकी तुलना में ज़्यादा हो रहा है। तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, लोच इकाई से अधिक, ग्रेटर देन 1। तो पहली इसका पार्ट क्या हुआ, मांग की लोच इकाई से अधिक होना। और ये कब होगा, जब कीमत में कमी से कुल व्यय में वृद्धि होती है या कीमत में वृद्धि से कुल व्यय में कमी हो रही है। तो हम किसको कौन सी कैटेगरी के अंदर रखेंगे, मार्शल की कुल व्यय विधि की फर्स्ट कैटेगरी, इकाई इज ग्रेटर देन 1। अब आती है दूसरी इसका प्रकार, लोच इकाई के बराबर, इलास्टिसिटी इक्वल टू
1, E इज इक्वल टू 1। अब इसमें क्या होता है कि जब कीमत में कमी हो रही है या वृद्धि हो रही है, उसका कुल व्यय के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो एज इट इज ही रहता है। पहले जितना आप व्यय कर रहे थे अभी भी उतना ही कर रहे हो। कीमत कम हो रही है तो भी आप उतना एक्सपेंसेस कर रहे हैं, कीमत बढ़ रही है तो भी आप उतना ही कर रहे हैं, यानी कोई फर्क नहीं पड़ता, एज इट इज रहता है जैसा कि पहले आपका एक्सपेंसेस था, पूर्ववत रहता है। तो ये क्या कहलाएगा, इलास्टिसिटी उसकी क्या है, इकाई के बराबर है, लोच इकाई के बराबर है, यानी कोई फर्क व्यय पर नहीं पड़ रहा है। जब किसी वस्तु की कीमत में कमी या वृद्धि होने पर उस वस्तु पर व्यय की मात्रा पूर्ववत रहती है, अर्थात कीमत में परिवर्तन होने पर भी कुल व्यय यथा स्थिर रहता है। तो मांग की लोच क्या है, इकाई के बराबर है। पहले के अंदर क्या हो रहा था, कीमत कम होने से कुल व्यय बढ़ रहे थे, कीमत बढ़ने से कुल व्यय कम हो रहे थे, हमने इसको क्या कहा था, इलास्टिसिटी है वो ग्रेटर देन 1 है। अब हम किसका अध्ययन कर रहे हैं, लोच इकाई के बराबर या इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1। इसमें क्या होता है, चाहे कीमत कम हो रही है चाहे कीमत वृद्धि हो रही है, उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा किस पे, कुल व्यय के ऊपर, क्योंकि मार्शल की कुल व्यय विधि किस पे डिपेंडेंट है, कुल व्यय के ऊपर। ये क्या करती है, कुल व्यय की तुलना करती है कीमत परिवर्तन से पहले और कीमत परिवर्तन के बाद। तो जब कीमत परिवर्तन से पहले का व्यय और बाद की तुलना करेंगे तो उसमें 3 कैटेगरी बनेंगी। पहले कैटेगरी जब चेंज होगा तो उसको क्या कहा जाएगा, लोच इकाई से अधिक है। दूसरी कैटेगरी जब कोई चेंजेस नहीं हो रहा है कुल व्यय के अंदर तो उसको कहा जाएगा लोच इकाई के बराबर। अब आता है इसका अंतिम पार्ट, लोच इकाई से कम, इज लेस देन 1। इसमें क्या होता है कि कीमत और कुल व्यय में समान दिशा के अंदर परिवर्तन होता है। उसी दिशा में, जिस दिशा में कीमत बढ़ रही है उसी दिशा में व्यय बढ़ रहा है, जिस दिशा में कीमत चल रही है उसी दिशा के अंदर आपका टोटल व्यय जो चल रहा होता है, तो उसको कहा जाता है मांग क्या है, लोच इकाई से कम है। यानी जब किसी वस्तु की कीमत और उस पर होने वाले कुल व्यय में उसी दिशा में परिवर्तन होता है तो मांग की लोच इकाई से कम रहती है। अर्थात कीमत में कमी होने पर वस्तु के कुल व्यय की राशि भी कम कीमत में और वृद्धि पर कुल व्यय में भी वृद्धि हो जाती है। ये सामान्यतः जैसे अनिवार्य वस्तुएं होती हैं उनके संबंध में ये लागू होता है, यानी कीमत और कुल व्यय में समान दिशा के अंदर परिवर्तन होता है। कीमत कम हो रही है कुल व्यय भी कम हो रहा है, कीमत वृद्धि हो रही है तो कुल व्यय भी आपका बढ़ रहा है। तो कौन सी कैटेगरी होगी आपकी, इकाई से कम लोचदार। कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो इकाई लोचदार। और अगर कीमत कमी से कुल व्यय में वृद्धि हो रही है और कीमत वृद्धि से कुल व्यय में कमी हो रही है तो आपका कौन सा कहलाएगा, लोच इकाई से अधिक कहलाएगा। तो ये इसकी 3 कैटेगरी होगी। मार्शल की कुल व्यय विधि क्या कहती है, कीमत परिवर्तन से पहले का व्यय और कीमत परिवर्तन के बाद का व्यय, उसकी तुलना करते हैं, उसके आधार पर इसके 3 पार्ट बनते हैं, इक्वल्स टू 1, लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1। जब कीमत में कमी से कुल व्यय में वृद्धि होती है तो, या कीमत में वृद्धि से कुल व्यय में कमी होती है तो इज ग्रेटर देन 1। जब कोई चेंजेस नहीं हो रहा है तो इक्वल्स टू 1, और जब उसी दिशा में परिवर्तन हो रहा है तो लेस देन 1 के अंदर आता है। तो ये थी आपकी मार्शल की कुल व्यय विधि। तो हमने 2 विधियों का अध्ययन किया, फ्लक्स की प्रतिशत विधि और मार्शल की कुल व्यय विधि। एक एग्जाम्पल द्वारा हम इसको और देख लेते हैं मार्शल की कुल व्यय विधि को, ये कैसे कार्य करती है। यहाँ देखो आपको स्टार्टिंग में कीमत बताई गई है प्रति यूनिट, 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, 4 रुपया। क्या हो रही है, कीमत इंक्रीज हो रही है। पहले क्या था, 1 रुपया, फिर 2, 3 और 4। आगे तीनों कंडीशन बताई गई है, कौन कौन सी, ग्रेटर देन 1, इक्वल्स टू 1 और लेस देन 1, यानी मांग की लोच की 3 श्रेणियाँ कैसे फाइनल होती हैं। अब हम क्या देखते हैं कि मांगी की मात्रा और कुल व्यय, इसका संबंध देखेंगे। तो 3 यूनिट के अंदर अलग अलग आपको बताया गया। अब पहली यूनिट का अध्ययन करते हैं। पहली यूनिट क्या कहती है कि कीमत में कमी से मांग में वृद्धि और कीमत में वृद्धि से मांग में कमी होती है, जिससे कुल व्यय भी उसी दिशा में परिवर्तित होता है। यही मेथड है। तो जब 1 रुपया है तो आप कितनी मात्रा मांग रहे हो, 1000, और आपका व्यय कितना है, 1000। अब कीमत वृद्धि हुई तो कुल व्यय क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा। पहला मेथड यही तो कहता है। तो जैसे ही आपने प्रति इकाई 2 रुपये किया तो आपका कुल व्यय कितना हो गया, 800 रुपये। 3 रुपये किया तो 600 रुपये, 4 रुपये किया तो 400 रुपये, यानी कीमत वृद्धि से मांगे की मात्रा में कमी हो रही है। और अगर हम नीचे से स्टार्ट करें, जैसे पहले कितना था, 4 रुपये था, तो आप कितनी व्यय कर रहे थे, 400 रुपये। जैसे 3 रुपया हुआ, 600 रुपये करने लगे। 2 रुपया यूनिट का प्राइस हुआ, 800 रुपये करने लगे। 1 रुपया हुआ, 1000 रुपये, यानी कीमत में कमी से कुल व्यय में आपकी वृद्धि हो रही है। तो यही तो प्रथम अवस्था कहती है। तो ये अवस्था कौन से के अंदर आएगी, इकाई से अधिक लोचदार या मोर इलास्टिक के अंदर आएगी। दूसरा मेथड क्या कहता है, कुल व्यय में कोई परिवर्तन नहीं होता। यहाँ प्राइस क्या हो रहा है यूनिट के, 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया और 4 रुपया। आपका कुल व्यय इसके अंदर क्या है, 1000, 1000, 1000 और 1000 कुल व्यय देख रहे हैं आप इसके अंदर। तो ये कुल व्यय आपको कितना शो हो रहा है, यहाँ पे सब जगह 1000 है, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है दूसरी कैटेगरी में। और इधर क्या हो रहा है, प्राइस चेंज हो रहे हैं 1 2 3 4, लेकिन कुल व्यय के अंदर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो वो कौन सी कहलाएगी, आपकी इकाई लोचदार कहलाएगा। ठीक है। तीसरा मेथड क्या कहता है कि जब हम उसमें प्राइस में चेंजेस होते हैं तो उसी दिशा के अंदर परिवर्तन
होता है, यानी बढ़ रहा है तो बढ़ जाएगा, घट रहा है तो घट जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या बढ़ा रहे हो, 1 रुपये से 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये हो रहा है, और अंतिम रूप में आपका कुल व्यय क्या हो रहा है, पहले 1000 था, जैसे 2 रुपये हुआ 1600, 3 रुपये हुआ तो 2100, 4 रुपये हुआ तो 2400, यानी उसी दिशा के अंदर क्या हो रहा है, आपका कुल व्यय भी बढ़ रहा है। तो ये कौन सा कहलाएगा, आपका इकाई से कम लोचदार या तीसरी अवस्था कहलाएगी। तो इस टेबल के द्वारा आप इसको और डिटेल से समझ सकते हैं। तो ये थी हमारी जो लोच की विधियां हैं नापने की, वो कौन सी, फ्लक्स की प्रतिशत विधि और मार्शल की कुल व्यय विधि। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।